गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए समरी। समरी किसको कहा जाता है? समरी, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका शॉर्ट में, संक्षिप्त में और विधिवत सारा विवरण जो हम लिखते हैं उसको समरी कहा जाता है। किसी भी टॉपिक का जो लॉन्ग लेक्चर होता है तो उसको शॉर्ट करने को समरी कहा जाता है। और शॉर्ट भी इस तरीके से करना कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इम्पोर्टेंट है वो छूट न जाए। मतलब सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए शॉर्ट में लिखना समरी कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा एस्से एंड प्रीसिस राइटिंग। सबसे पहले व्हाट इज एन एस्से। एस्से किसको कहा जाता है? जो भी हम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ऐसी लिखावट जो कि शॉर्ट में हो और वो पोएट्री नहीं हो, प्रोज हो, मतलब पोएम नहीं है, उसको हम लोग एस्से कहते हैं। इससे किसी इंसान का अपना पर्सनल आइडिया हो सकता है या उसके अपने विचार हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एस्से। जो एस्से हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, तो इस एस्से को इंग्लिश ग्रामर में 5 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है रिफ्लेक्टिव एस्से, दूसरा है नैरेटिव एस्से, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव एस्से, चौथा है एक्सपोजिटरी एस्से और पांचवा है इमेजिनेटिव एस्से। देखते हैं रिफ्लेक्टिव एस्से किसको कहा जाता है। ए रिफ्लेक्शन इज ए थॉट ऑन सम सब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसी पर्टिकुलर विषय पे हमारे विचार होते हैं, उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। वो हमारे दिमाग का कोई आइडिया हो सकता है और ये किसी की आदतों, किसी के गुण, किसी का सामाजिक, राजनैतिक या घरेलू जो सब्जेक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी हम लिखते हैं उसको रिफ्लेक्टिव एस्से कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ब्रह्मांड है तो इसका मतलब क्या होगा। तो इस तरह किसी के आदतों के बारे में, किसी के गुण के बारे में, किसी के सामाजिक जीवन के बारे में, किसी के राजनैतिक जीवन के बारे में, किसी के घरेलू जीवन के बारे में लिखना, जस्टिस पे लिखना, न्याय पे लिखना, ये रिफ्लेक्टिव एस्से के अंदर आता है। रिफ्लेक्टिव एस्से के बाद हमारा दूसरा पॉइंट है नैरेटिव एस्से। नैरेट करने का मतलब हुआ किसी को डिक्टेट करना, किसी को कुछ बोलना और उससे लिखवाना। नैरेटिव एस्से के अंदर आ जाता है कि जो घटनाएं, हिस्ट्री में जो घटनाएं घटी हुई हैं तो उनको विधिवत लिखना, एक एक घटना को, ये नैरेटिव एस्से के अंदर आ जाता है। जो लिगेंड्स हुए हैं, जैसे भारत में लिगेंड्स हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, और उसके बाद आपके हमारे भारत में शिवाजी महाराज हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, सम्राट अशोक हुए, महाराणा प्रताप हुए। तो इनका जीवन परिचय लिखना, इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लिखी, इस तरह का लिखना, ये सब नैरेटिव एस्से के अंदर आ जाता है, जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं या हिस्टोरिकल घटनाओं के ऊपर लिखते हैं, तो ये नैरेटिव एस्से होता है। तीसरा हमारा है डिस्क्रिप्टिव एस्से। These essays usually contain descriptions of some place or thing। ऐसा एस्से
ऐसा लेख जो किसी जगह या किसी वस्तु, जैसे कि चंद्रमा, हाँ, ज्वालामुखी, कार, ट्रेन्स, पेपर, जहाज etc, तो किसी जगह या किसी वस्तु के बारे में लिखा जाए उसको डिस्क्रिप्टिव एसे कहते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा है वो है एक्सपोजिटरी एसे। एन एक्सपोजिटरी एसे कंसिस्ट्स ऑफ एन एक्सपोजिशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ सम सब्जेक्ट। एक्सपोजिटरी एसे के अंदर ऐसा एसे आता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन किसी साइंटिफिक टॉपिक्स के ऊपर हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर हो सकता है, लिटरेरी टॉपिक्स के ऊपर हो सकता है, पोएट्री के ऊपर हो सकता है, किसी इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है। तो एक्सप्लेन करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना एक्सपोजिटरी एसे कहलाता है। एक्सपोजिटरी एसे के बाद है इमेजिनेटिव एसे। दे आर यूजुअली सब्जेक्टिव एंड टॉक ऑफ फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। जब इंसान अपने फीलिंग्स, अपने भावनाओं या उसके पास जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो अनुभव है, तो उससे कुछ लिखता है, तो ये सब इमेजिनेटिव एसे के अंदर आ जाता है। इमेजिनेटिव एसे में जो लिखने वाला लेखक होता है वो अपने आप को दूसरे पर्सन की जगह पे रखता है और उसके फीलिंग्स, उसके अनुभव को समझने की कोशिश करता है, इमेजिन करने की कोशिश करता है, उसके थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को, और तब वो लिखता है। एक इमेजिनेटिव एसे के बाद हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। एक एसे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। व्हेन यू राइट एन एसे इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर सम बेसिक स्ट्रक्चर्स दैट गो इनटू इट। जब भी आप कोई एसे लिखते हैं तो आपको जो एसे राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होगा। एक एसे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है। डिफाइनिंग द सब्जेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ क्लियर एंड एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एसे बिफोर यू अटेम्प्ट टू राइट ऑन इट। जब भी आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई एसे लिखने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, क्लियर विचार होने चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी आसान होते हैं जबकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे लिखना मुश्किल होता है और उसके लिए एक तेज दिमाग की ज़रूरत होती है ताकि आप सारे टॉपिक्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर सके। दूसरा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एसे का वो है कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। जब आप टॉपिक देख लेते हैं, आपको जब सब्जेक्ट मिल गया कि इस सब्जेक्ट पे लिखना है, तो आप अपने दिमाग में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन के अंदर उसको कलेक्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विचार आप जमा करने की कोशिश करते हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड विचार के सोर्सेस आपको कहाँ से मिलते हैं, तो आपके बुक्स से मिलते हैं। आप लाइब्रेरी जाके डिफरेंट बुक्स को देख सकते हैं। आज के दिन में इंटरनेट भी एक बढ़िया मीडियम हो गया है। कभी भी आधा अधूरा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आप श्योर नहीं हैं ऐसे इंफॉर्मेशन को नहीं लिखना चाहिए। तो हम जो सब्जेक्ट हमारा होगा तो उस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मटेरियल्स कलेक्ट कर पाएँ वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ एसे का सिलेक्शन। टेक टाइम टू गो ओवर ऑल द पॉइंट्स यू हैव टेकन डाउन including your own ideas which are very important. Examine them carefully. Delete the unnecessary details
चूज ओनली द रेलिवेंट डिटेल्स। अब आपके पास जब बहुत सारे मटेरियल्स जमा हो जाते हैं तो आप उन सारे मटेरियल्स को चेक कीजिए, उनको पॉइंट्स में अरेंज कीजिए कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा, कौन मिडिल में आएगा, कौन लास्ट में आएगा। आपके जो अपने विचार हैं उसको भी उसमें ऐड कीजिए और सारे पॉइंट्स को देखिए और उसमें जो आपको लगे कि नेसेसरी नहीं है लिखना तो ऐसे पॉइंट्स को डिलीट कर दीजिए और बाकी जो आपके विचार हैं उसको आप सीरियल वाइज लिखिए। तो इसको कहते हैं सिलेक्शन, कि हमारे पास जो मटेरियल्स ब्रेन में जो इकट्ठा हुआ है तो उसमें कितना हमें लिखना है और कौन सा पॉइंट हमें छोड़ देना है, नहीं लिखना चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करना। और इसके बाद लास्ट में है लॉजिकल अरेंजमेंट। नाउ लॉजिकली अरेंज ऑल द डिटेल्स टुगेदर एंड वर्क ऑन योर एसे, पुटिंग योर थेसिस स्टेटमेंट एंड फैक्ट्स टुगेदर टू मेक वेल डिफाइंड एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग। लॉजिकल अरेंजमेंट से क्या मतलब है? लॉजिकल अरेंजमेंट, सपोज कीजिए आपका टॉपिक है, आपको लिखना है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो लॉजिकल अरेंजमेंट क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी के बारे में उनका परिचय देने से पहले तो हम उनके माता पिता के बारे में लिखेंगे एक ब्रीफ में कि महात्मा गांधी के माता पिता कौन थे, क्या करते थे। उसके बाद फिर महात्मा गांधी के बचपन के बारे में आएंगे, लिखेंगे। उसके बाद फिर महात्मा गांधी के एजुकेशनल लाइफ के बारे में लिखेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी ने जो भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, उन आंदोलन के बारे में विधिवत लिखेंगे। और उसके बाद महात्मा गांधी के बुढ़ापे के बारे में लिखेंगे और तब लास्ट में महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में लिखेंगे। तो इसको कहते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप महात्मा गांधी के मिडिल का लाइफ पहले लिख दें, फिर उसके बाद आप उनके बचपन का लाइफ लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आप उनके माता पिता के बारे में लिख रहे हैं। तो ये लॉजिकली अरेंजमेंट नहीं हुआ। लॉजिकल अरेंजमेंट का मतलब हो गया विधिवत, जो मैंने आपको अभी बताया है कि पहले उनके माता पिता से शुरू करेंगे, फिर उनके बचपन के बारे में, फिर उनके स्कूल लाइफ के बारे में, फिर उनके कॉलेज लाइफ के बारे में, फिर उनके आंदोलन के बारे में, और फिर उनके बुढ़ापे के बारे में लिखेंगे, और फिर लास्ट में उनकी मृत्यु के बारे में लिखेंगे। तो ये लिखने का सही तरीका होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रीसिस राइटिंग के बारे में बताऊंगा।